हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए एक प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो सीबीएसई ने प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान दिए हैं उसमें बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे क्या अपेक्षा करते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां अपनाई जा सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सामाजिकरण की आदतें सीखना समय नष्ट करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वे जब सामाजिक आदतों का निर्माण करेंगे तो समय तो व्यतीत ही करेंगे। ऑप्शन बी की बात करें, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सीबीएसई द्वारा जो सामाजिकरण के प्रतिमान है उसमें बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक कार्य या सामूहिक कार्य में भागीदारिता करें और अपने सामाजिक कौशल सीखें। अगर ऑप्शन सी की बात करें, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। तो बिना प्रश्न उठाए बिल्कुल भी नहीं, समाज के नियमों को और विनियमों के प्रति नियम जो आवाज़ है उठानी चाहिए बच्चों को। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय प्रदान करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो विद्यालय प्रदान करे उसे ही स्वीकार करें, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी है, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी है, अंतर्दृष्टि अधिगम विकास। तो यहाँ कह रहा है वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उससे क्या जो है आधारित है। तो अगर सक्रिय अनुकूलन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। सक्रिय अनुकूलन जो है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण यानी एक दूसरे को सहयोग द्वारा शिक्षा प्रदान करना या एक दूसरे से सहयोग द्वारा शिक्षा ग्रहण करना, तो यही जो है पारस्परिक शिक्षण सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो ऑप्शन ए है औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन बी है पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। ऑप्शन सी है पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्तन। और ऑप्शन डी है पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिक और विनिमय। तो यहाँ कह रहा है एक शिक्षिका जो है वो कहती है कि जो असाइनमेंट दिए गए हैं उनको जो है प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखे, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य करें। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है किसके तहत आएगा, कोहल वर्ग के सिद्धांत में वो किस अवस्था के तहत आएगा। तो इसका आपका आंसर ये सही हो जाएगा, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करती है, वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए, नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन बी, स्वायत्तता। ऑप्शन सी, किशोरावस्था, अक्खड़पन। और ऑप्शन डी, परिपक्वता। तो 14 वर्षीय जो देविका है वो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है, तो वह किसके विकास के प्रति जो है अग्रसर है। तो अगर बात करें नियमों के प्रति घृणा तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी की बात करें स्वायत्तता, तो ये स्वायत्तता मतलब अपने आप में आत्मनिर्भर होना, तो यही आपका जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है। ऑप्शन ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन डी है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो यहाँ जो जॉन ड्यू के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा। अगर बात करें प्रजातंत्र का कक्षा में कोई स्थान नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, प्रजातांत्रिक ही कक्षा होनी चाहिए, यानी सभी को उसमें समान अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी की अगर बात करें, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, तो यही जो है प्रगतिशील शिक्षा जॉन ड्यू के अनुसार इसका जो है सही है, विद्यार्थियों को जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी की बात करें कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है, तो बिल्कुल भी नहीं, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है।
अगर बात करें कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना, ना कि सुनना, तो ये भी नहीं है, उनकी बातों को सुनना भी चाहिए निरीक्षण करने के साथ, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अवबोध से संबद्ध विकार है चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंधी रोध, भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकार है, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाषाघात। अगर पढ़ने से संबंधित होता तो पठन वैकल्य, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, ये हो जाता। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, यह शोधारित नहीं है। ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रगतिशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है तो उसका कौन सा दृष्टिकोण जो है इससे संबद्ध नहीं है। इसमें कह रहा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा यह शोधारित नहीं है, या भिन्न भिन्न बुद्धियों के लिए विद्यार्थियों के लिए पद्धतियों की मांग करता है, तो ये ए बी ये सारे हो जाएंगे, डी हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन जो है, प्रगतिशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में जो है अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और ऑप्शन डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो क्यों वैध नहीं माना जा सकता, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगर परीक्षण हमारे पास नहीं है, विशिष्ट परीक्षण, तो उसके द्वारा हम अलग अलग बुद्धियों का मापन नहीं कर सकते हैं, तो यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। ऑप्शन ए, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी है, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन डी है, लाभकारी हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि लाभकारी हैं क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, तो जो उनकी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं इनको खोजने में अध्यापक जो होते हैं वो प्रवृत्त उनको करता है, यानी कि अध्यापकों को प्रवृत्त होना पड़ता है इसके लिए। और अगर बात करें लाभकारी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर करें द्वंद्व उत्पन्न होता है तो ऐसा भी नहीं है कि द्वंद्व उत्पन्न हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए, राष्ट्र में विद्यालयी संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या करने के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन डी है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या हो सके, तो इसका आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होता है। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन सी है, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। ऑप्शन डी है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो जो इसमें से एक है वो अन्य से संबंध नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। बाकी ये सारे जो है प्रश्नोत्तर संगठित करना, क्विज कराना और किसी विषय पर प्रतिक्रिया लेना, ये सब एक दूसरे से संबंधित है, फीडबैक लेने के लिए हैं। और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये जो है अलग है, ये आकलन का अलग विधि है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के से ठीक तरह से मिला हुआ है। ऑप्शन ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैचों में निर्णायक क्षण कौन सा था। ऑप्शन सी है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन डी है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रदत्त कर देता है। तो कह रहा है इनमें कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में विश्लेषण को कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो इसकी
जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। ऑप्शन सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। ऑप्शन डी है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो। तो वंचित विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, उन्हें बताएं कि आप भी जो है कर सकते हैं, आपके अंदर भी क्षमताएं हैं, उनको विश्वास दिलाना, जिससे कि जो अक्षम विद्यार्थी हैं या वंचित विद्यार्थी हैं तो अच्छी तरीके से वो क्या कर सके, भागीदारी कर सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, आत्मविमोह। ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन सी है, पर अभिघातज तनाव। और ऑप्शन डी है, न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुशिक्षण शास्त्री तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन। और ऑप्शन डी, पारस्परिक शिक्षण। तो बहुशिक्षण शास्त्री तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता, ये किससे जो है संबंधित हैं? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए, वह अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन डी है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या उचित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली होते हैं वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन बी, केवल निरीहों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन सी है, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरीहों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऑप्शन डी है, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो यहाँ समावेशन किस पे केंद्रित होता है? इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन सी है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। ऑप्शन डी है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। यानी बच्चों में जो सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या हो सकता है? अगर वो यह अर्जित कर लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते तो ये निस्सहायता के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसे उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। बी, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल है तो अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। ऑप्शन सी है, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएँ उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। ऑप्शन डी, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो यदि एक विद्यार्थी लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श क्या दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि जो है वो बाधा नहीं पहुंचाती है समस्या समाधान में, ये जो है मदद करती है समस्या को हल करने में। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलबर्ग, वर्दीमर, कोफका के द्वारा दिया गया था, इसे गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।